हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 4 प्रतिरक्षा और रक्त समूह का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि प्रतिरक्षा या प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है। 2 प्रकार की बताई थी आपको, स्वाभाविक या जिसको हम जन्मजात प्रतिरक्षा कहते हैं, दूसरी होती है उपार्जित प्रतिरक्षा। इसके बाद में स्वाभाविक प्रतिरक्षा में कौन कौन से कारक हैं और दूसरा उपार्जित प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है प्रतिजन। इस चैप्टर में प्रतिजन, प्रतिरक्षी क्या होते हैं, किस तरह से जो प्रतिरक्षी होते हैं वो रोगाणुओं से हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले हमको प्रतिजन और प्रतिरक्षी क्या होते हैं इसके बारे में समझना जरूरी है। तो प्रतिरक्षी क्या होते हैं, प्रतिजन क्या होते हैं। प्रतिजन वह भारी रोगाणु अथवा पदार्थ होते हैं जो शरीर में प्रविष्ट होने के पश्चात बी लसिका कोशिका को प्रतिरक्षी उत्पादक प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित कर प्रतिरक्षी उत्पादन हेतु प्रेरित करते हैं। जैसे ही हमारे शरीर में कोई रोगाणु, प्रतिजन क्या है, जो बाहर से शरीर में जा रहे हैं, उनको नष्ट करने के लिए शरीर में क्या उत्पन्न होंगे, प्रतिरक्षी। तो प्रतिजन जैसे ही जाएंगे तभी प्रतिरक्षी क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं और सक्रिय होकर के उनको नष्ट करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो यही बता रहा है कि प्रतिजन वो बाहरी रोगाणु पदार्थ होते हैं जो शरीर में प्रविष्ट होने के पश्चात कौन सी कोशिका, बी लसिका कोशिकाओं को प्रतिरक्षी उत्पादक प्लाज्मा कोशिका में क्या करते हैं, रूपांतरित कर देते हैं और प्रतिरक्षी हेतु उत्पादन हेतु क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। जो प्रतिरक्षी का निर्माण होता है वो किसमें होता है, प्लाज्मा कोशिका में होता है। तो उसको प्रतिजन कहते हैं तथा विशिष्ट रूप से उसी प्रतिरक्षी से अभिक्रिया करता है। यानी जिस रोगाणु को नष्ट करना है, यानी ऐसे नहीं है कि सब तरह के रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए एक ही तरह के प्रतिरक्षी उत्पन्न होंगे। अलग अलग के तरह के रोगाणु, अलग अलग तरह की बीमारियों के जो बैक्टीरिया हैं उनसे लड़ने के लिए अलग अलग तरह के प्रतिरक्षी क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। प्रतिजन का आणविक भार होता है 6000 डाल्टन अथवा या उससे ज़्यादा होता है। बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, प्रतिजन का जो भार होता है, आणविक भार, वो कितना होता है, 6000 डाल्टन। शरीर में प्रविष्ट होने के पश्चात प्रतिजन का सामना सर्वप्रथम स्वाभाविक प्रतिरक्षी विधियों से होता है। अब स्वाभाविक आपको बताई थी, स्वाभाविक प्रतिरक्षी में त्वचा बताई थी, श्लेष्मा है, इसके बाद में आपको अम्ल बताए थे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वगैरह है। इसके बाद में आपको क्या बताई थी, कोशिकाएं जो है श्वेत रुधिर कोशिकाएं हैं वो है। तो सबसे पहले इनका सामना किससे होता है, स्वाभाविक प्रतिरक्षी विधियों से। प्रतिजन विशिष्ट प्रतिरक्षी से संयोजित होकर प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया करते हैं। दोनों आपस में जब मिलकर के प्रतिजन प्रतिरक्षी आपस में क्या करेंगे, क्रिया करेंगे और प्रतिरक्षी प्रतिजन को क्या करेगा, नष्ट करेगा। प्रतिजन संपूर्ण अणु के रूप में प्रतिरक्षी से प्रतिक्रिया नहीं करता है। यानी ऐसा कि नहीं कि कोई भी प्रतिजन शरीर में प्रवेश किया है तो उसका पूरा का पूरा अणु ही प्रतिरक्षी से क्या करेगा, क्रिया करेगा, वरन इसका कुछ विशिष्ट अंश ही प्रतिरक्षी से क्या होते हैं, जुड़ते हैं। और इन अंशों को हम एंटीजनी निर्धारक या एपिटॉप कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। एपिटॉप या एंटीजनी निर्धारक किससे कहते हैं कि प्रतिजन का जो संपूर्ण अणु है वो प्रतिरक्षी से क्रिया नहीं करता है, बल्कि उसका कुछ अंश ही प्रतिरक्षी से क्या होता है, जुड़ता है, जिसको हम एंटीजनी निर्धारक या एपिटॉप कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरक्षा में प्रतिजन के विनाश की क्रियाविधि 4 चरणों में संपादित होती है। अब प्रतिजन और प्रतिरक्षी जब आपस में क्रिया करते हैं तो प्रतिजन का जब विनाश होता है उसको, तो उसकी क्रिया कितने चरणों में पूरी होती है, 4 चरणों में। प्रतिरक्षी एक तरह सोल्जर जिसको कहते हैं, जैसे हमारे बॉर्डर पर सोल्जर कार्य करते हैं। पहले दुश्मन को क्या करते हैं, पहचानते हैं, फिर उसको लड़ने के लिए क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं, फिर उनको किस तरह से ख़त्म करना है, फिर मरे हुओं को किस तरह से बॉर्डर से वापस बाहर डालना है या उनको किस तरह से उठा करके ले जाना है। तो जिस तरह से हम होता है इसी तरह से सारी क्रिया होती है। प्रतिरक्षी एक तरह से हमारे शरीर के क्या है, सोल्जर है, जो हमारे शरीर की क्या कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। तो ये क्रिया कितने चरणों में संपादित होती है, 4 चरणों में। सबसे पहले अंतर्निहित प्रतिजन और बाहरी प्रतिजन में विभेद करना। अब ये प्रतिजन जो शरीर के अंदर ही पैदा हुए हैं, ये बाहर से आए, इसकी पहचान कौन करेगा, पहले प्रतिरक्षी करेगा। दूसरा, बाह्य प्रतिजन के ऊपर व्याप्त एंटीजनी निर्धारकों की संरचना के अनुसार बी लसिका कोशिकाओं द्वारा प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण करना। अब इनके लिए किस तरह के प्रतिरक्षी को उत्पन्न होना है, इसका क्या होता है, निर्धारण होता है बाह्य प्रतिजन के ऊपर जो बाहर से प्रविष्ट हुआ है।
दूसरा, प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा विशिष्ट प्रतिरक्षियों का निर्माण करना। अब कौन से प्रतिजन को कौन सा प्रतिरक्षी क्या करेगा, नष्ट करेगा, इसका क्या करना है, प्लाज्मा कोशिकाएं क्या करेंगी, विशिष्ट प्रतिरक्षियों का क्या करेगी, निर्माण करेगी। इसके बाद प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया द्वारा प्रतिजन का क्या होना, विनाश होना। तो इस तरह से 4 चरणों में पहले पहचान करने के बाद में प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा बाहरी प्रतिजन को खत्म करने के लिए कोशिकाओं का क्या करना, निर्माण करना, फिर विशिष्ट प्रतिरक्षियों का निर्माण करना, और फिर उसका लास्ट में क्या कर देना, विनाश कर देना। इस तरह से प्रतिजन के विनाश की क्रियाविधि 4 चरणों में पूरी होती है। अब प्रतिरक्षी क्या होते हैं? प्रतिरक्षी को इम्यूनोग्लोबिन यानी IG, इस तरह से इसका सिंबल है ये IG भी कहा जाता है। अब प्रतिरक्षी को इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है। ये प्लाज्मा कोशिकाओं से द्वारा निर्मित गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है। अब आपसे पूछा जाए प्रतिरक्षी क्या है, तो प्रतिरक्षी गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है जो प्राणियों के रक्त व अन्य तरल पदार्थ में पाए जाते हैं। प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है उसको हम क्या कहते हैं, पैराटॉप कहते हैं। अब आपको मेन चीज़ याद रखनी है, एपिटॉप और पैराटॉप। एपिटॉप तो क्या है कि प्रतिजन का वह भाग जो प्रतिरक्षी से क्रिया करेगा वो तो क्या कहलाएगा, एपिटॉप, और प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से जुड़ रहा है वो क्या कहलाएगा, पैराटॉप। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसके बाद में हम प्रतिरक्षी की संरचना पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आपको केवल प्रतिजन प्रतिरक्षी यानी प्रतिजन के विनाश की जो क्रिया है वो कितने चरणों में पूरी होती है इसको समझाइए, आपको होमवर्क कॉपी में करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रतिरक्षी की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।